अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाए गए निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1 प्रस्तुत करेंगी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मैं आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने से संबंधित पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। सदन में सदस्यों को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने में सहायता करने के लिए इसको उजागर करना जरूरी है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट अब सदन के विचाराधीन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के कई सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और इस पृष्ठभूमि की जानकारी मिलने से उन्हें रचनात्मक ढंग से चर्चा में भाग लेने में मदद मिलेगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो जवाबदेही है, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका को यह स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देती है कि सार्वजनिक धन एकत्रित किया जा रहा है और उसका प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता, अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था, के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में मैं सदस्यों का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1821/2024 में दिनांक 24 जनवरी 2025 को दिए गए अपने फैसले में की गई टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया 39 पैरा 39, it would be supervised of the constitutional mandate to withhold these reports from the legislature for an inordinately long period after the same have been forwarded by the CAG to the concerned government. मैं इसका अनुवादित पक्ष पढ़ रहा हूं। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद
इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरा, इट इज क्वाइट एविडेंट 41 पैरा हाई कोर्ट के फैसले का, it is quite evident that most of these CAG reports were kept pending with the respondent number 1 Delhi government, respondent number 2 chief minister for an inordinately long period of time. यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश CAG रिपोर्ट प्रतिवादी दिल्ली सरकार और प्रतिवादी मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। Para 43. It is also evident that the concerned respondent, Government of NCT, was remiss in forwarding the concerned CAG reports to the LG as mandated under Article 151(2) of the Constitution of India. Even after this aspect was staunchly agitated by filing writ petition bearing number WP 15341/2024। कोर्ट ने कहा, यह भी स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित CAG रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट LG के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। Para 45. Even thereafter, the respondent, Government of Delhi, did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। 46, ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ रहा हूं जो किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से रिपोर्ट को छुपाया गया है। 46. It is quite evident there has been an inordinate delay on the part of the respondent, Government of Delhi, in taking requisite steps for laying the CAG reports before the Legislative Assembly. The sequence of events and the timeliness reveal a disdainful disregard by the Government of Delhi of its constitutional obligation. यह बिल्कुल स्पष्ट है, हाई कोर्ट कहता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादियों दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में अत्यधिक देरी की गई। घटनाओं का क्रम और समयबद्धता प्रतिवादियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा को दर्शाते हैं। अर्थात दिल्ली सरकार ने संवैधानिक दायित्वों का तिरस्कार किया, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया रिपोर्ट को पेश ना करके। ये माननीय, these are the words of the Honorable High Court. These are very critical and strong observations. In para 49, the Honorable Court has said, it is directed that once the Legislative Assembly is constituted and summoned, pursuant to the upcoming elections, requisite steps shall be taken by the respondent, Government of Delhi, inter alia under Rule 24, 27 and 289 of the Rules of Procedure for the purpose of laying the CAG reports as expeditiously as possible.
यह माननीय उच्च न्यायालय के शब्द है। यह बहुत ही गंभीर और कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा पैरा 49 में माननीय न्यायालय ने कहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि आगामी चुनावों के बाद जैसे ही विधानसभा का गठन होता है और सदन को आहूत किया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया नियमों के नियम 24, 27 और 289 के तहत सीएजी रिपोर्ट को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सार्थक सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। आज हम एक रिपोर्ट ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा, चूंकि ये पिछले कई वर्षों का बैकलॉग है और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने सब चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आए। इसलिए आज एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है और इसी तरह से आने वाले दिनों में दूसरी रिपोर्ट लाई जाएगी। मैं चाहता हूं इस रिपोर्ट पर सदन में कुछ सदस्य जिनके मेरे पास नाम आए हैं वो पूरी तरह आतुर हैं कि हम इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं सीएजी रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज यहाँ पर ले हो गई है, इसलिए मैं इस चर्चा को ऑन करता हूँ। और क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, सीएजी की रिपोर्ट को दबाना एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है मेरी नज़र में। तो इस पर सभी सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जितने सदस्य मौजूद हैं सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन आज हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं अरविंदर सिंह लवली जी से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं जहां आज के शानदार एलजी एड्रेस के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को और उनके पूरी काउंसिल को दिल की से बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं समझता हूं बहुत शानदार एलजी एड्रेस जो है आज इस सदन में आया, उसके ऊपर विस्तार पे चर्चा जब एलजी एड्रेस शुरू होगी हम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं। और उस विधानसभा में आप 2017 में कह रहे हो, लेकिन आप उसका इस बात पे समझिए कि 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। और आप नारे लगा रहे हो बाबा साहब के और सपनों की हत्या कर रहे हो बाबा साहब की, और नारे भी लगा रहे हो सबसे सामने। अगर इनकी सीट पे अगर किसी की फोटो नजर आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जहां पे फोटो नजर आती है, और उनकी फोटो देख के जो है उनके विचारों की हत्या करने का काम आप लोग कर रहे हो। ये मुझे दिल से पीड़ा हो रही है कि आज हम इस बात पे ही अपने आप को बहुत बड़ा काम मांग रहे हैं कि हमने सीएजी की रिपोर्ट जो है, भाई आप कैसे रोक सकते हो सीएजी की रिपोर्ट। तो जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हो, वो अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मूल कारण क्या था? सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार पे उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ दिल्ली सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से ही तो आप आंदोलन में बैठे थे।
आप सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन बनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है प्रेजेंट करेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आपने, प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, आपने कैबिनेट में आने के बाद जो सबसे पहले जो है आपने जो है सीएजी की रिपोर्ट ले करने का, और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है और उसको पढ़ने में समय लगेगा, अब आज फर्स्ट वॉल्यूम आपने टेबल रखा है। ना केवल आपने दिल्ली के लोगों को किया हुआ वायदा निभाया है, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को दिल्ली की इस पवित्र विधानसभा में, इस ऑगस्ट हाउस में आपने पुनर्स्थापित करने का काम किया। उसके लिए आपकी जितनी बधाई आपको दी जाए उतनी कम। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, इसको हम पढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नॉर्मल हालात में सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पीएसी के मेंबर्स देखते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है। 10 सालों से सीएजी की रिपोर्ट इस सदन में नहीं आई है। 10 सालों का हिसाब किताब लेने की बात है, तो नॉर्मल पीएसी को बहुत समय लग जाएगा। और मैं समझता हूं कि उन 10 सालों की सीएजी रिपोर्ट आके एक विशेष चर्चा जो है इनके 10 साल के कार्यकाल में और उस रिपोर्ट के ऊपर अंदर इस सदन को करना चाहिए, ताकि जो है इनका भ्रष्टाचार जो है वो लोगों के सामने आ जाए। नॉर्मल रूटीन में हम सीएजी की रिपोर्ट पीएसी में डिस्कस करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है तो हमको जो है इनको एक्सपोज करने की जो है आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, मुझे ये तकलीफ है इस बात की, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट का डर है इनको, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के फोटो के पीछे छिपके, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छिपके अपने उस भ्रष्टाचार को ये छुपा लेंगे। ये गलतफहमी के शिकार हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बाबा साहब हम सब लोगों के लिए पुण्य है। हम सब लोग जो है उनका मान और सम्मान करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो है उनका मान और सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान की बात करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जब संविधान बनाया था, आज अगर हम लोग संविधान का पालन करते हैं तो संविधान का पालन हम इसलिए करते हैं कि हम एज अ विधायक, कल हमने जब ओथ ली, हमने क्या ओथ ली कि हम जो है संविधान के प्रति अपनी जो है व्यवस्था रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, हम संविधान के जो है हम सम्मान करेंगे। उस संविधान के निर्माता कौन है? उस संविधान के निर्माता जो है बाबा साहब अम्बेडकर है। इस देश की प्रथा क्या रही है? इस देश की प्रथा रही है कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, और बाबा साहब का स्वप्न यह था ये कि जो भी संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे सरकारी ऑफिसरों में, कार्यालय में उनकी फोटोग्राफ लगेगी। अध्यक्ष जी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूं, लेकिन उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में मैं और राजकुमार जी रहे हैं। लंबे समय तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहा हूं मैं। मुझे आज भी याद है कि मैं जब मंत्री था उस समय जो है केंद्र के अंदर जो है वो एनडीए की सरकार थी। अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ये मैंडेटरी है और बाबा साहब ने जो है संविधान की रचना की है। मेरे ऑफिस में और सारे मंत्रियों के ऑफिस में अब्दुल कलाम जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटोग्राफ जो है लगी होती थी। ये संवैधानिक परंपरा है इस देश की, जो आज बाबा साहब हमारे लिए सम्मानित हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगाई हुई है। लेकिन मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के उन सपनों को जिसमें यह लिखा गया है कि संवैधानिक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो जो है वो गवर्नमेंट के कार्यालय में होगी, उसको हटाने का काम किसने किया? इसको जो है इनको देश और सदन को हटाना पड़ेगा। मैं रेखा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या आपने बाबा साहब की उन संसदीय परंपराओं को बरकरार रखने का काम दोबारा दिल्ली में किया माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के फोटो लगाने के लिए। किसने महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई? बाबा साहब जी की फोटो होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब जी के जो आदर्श, खाली फोटो से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो आदर्श दिए
उन्होंने जो रास्ता दिखाया है देश को चलने के लिए, उस रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, उस संसदीय परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा जो बाबा साहब ने इस सारे देश को अंदर दिखाया। आप उसका वो नहीं करोगे। आप भगत सिंह जी की फोटो दिखाओगे। भगत सिंह जी ने क्या कहा है कि शराब घोटाले करके जेल जाओ। भगत सिंह जी ने यह बताया है कि आप जो है स्कूलों में घोटाले करो, आप हेल्थ में घोटाले करो, सीएजी की रिपोर्ट्स आएंगी, अभी दूध का दूध पानी का पानी जो है वो निश्चित रूप से होगा, ये कहा था भगत सिंह जी ने। आप भगत सिंह जी की फोटो की बात कर रहे हो। और भगत सिंह जी के प्रदेश का आपने क्या हाल किया है। आपका मुख्यमंत्री वहां पे है, वो एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे डिपार्टमेंट का मंत्री बना देता है जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भगत सिंह जी के सपने थे कि 2 साल तक आपको यही नहीं पता लगा कि ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो सचिवालय नहीं जाता, वो मीटिंग नहीं अटेंड करता, ना मुख्यमंत्री को पता लगता है ना मंत्री को पता लगता है। ये भगत सिंह जी के सपन आप जो है आप पूरे कर रहे हो। आप किस तरीके की बात कर रहे हो अध्यक्ष जी। मैं चाहता था आज विपक्ष के लोग यहां पे हों, उनके सामने जो है आंख में आंख डाल के बात करूं। अध्यक्ष जी, आपके पीछे मैं सदन में बहुत सारे हमारे नए सदस्य आए हैं। मेरा सौभाग्य रहा है इस सदन में बहुत सालों तक रहने का। हमारे पुराने साथी मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पे बैठे हैं, कुलवंत राणा, बहुत पुराने साथी मनोज जी, हमारे बहुत पुराने साथी भी इस विधानसभा में रहे हैं। आप लोगों के साथ भी 3 टर्म में रहे हैं, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य रहा कि आप ऐसे समय में एमएलए बने जब लोकतांत्रिक मूल्य इस सदन के खत्म हो गए थे। वो सदन किस काम का है जिस सदन के अंदर जो है क्वेश्चन आवर खत्म कर दे और वो सरकार बाबा साहब के सपनों की बात करे। वो सदन किस काम का है, ये सदन किस लिए होता है। इस सदन के सदस्यों को हम विधायक क्यों कहते हैं। इस सदन का मूल काम विधायी कार्यों में भारी लेना। यह सदन केवल सरकारी बिजनेस के लिए नहीं है कि सरकार कोई बिल लेके आए, सरकार बजट लेके आए, हम पास कर दें और हमारी ड्यूटी खत्म। हमारी क्या सोच इस समाज के प्रति है। बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए। हम फ्राइडे का डे प्राइवेट मेंबर डे इसलिए रखते हैं कि हमारी जो सोच है, और मैं खुद एज अ एमएलए मैं ना जाने कितने प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन में लेके आया, जिसको बाद में सरकार ने सरकारी तंत्र बना के उसको ऑफिशियल बिल्स बनाए। ये बाबा साहब की बात करेंगे, ये बताएंगे कि प्राइवेट मेंबर डे खत्म करने का जो है पाप किसने जो है दिल्ली के इस सदन में किया। अध्यक्ष जी, आप पुराने मेंबर हैं, मैं आपकी अध्यक्षता में मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सदस्यों के सारे उन अधिकारों को दोबारा से दिल्ली के अंदर पुनर्स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करोगे, ना केवल नकली बाबा साहब की फोटो दिखा के बाबा साहब की फोटो के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने वाले लोगों को जो है आप एक्सपोज करोगे। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था आज अगर आतिशी जी और उनके सब मेंबर यहाँ पे होते तो मैं उनको ये बताता कि ये जब हम इस सदन में बैठे हैं, हमारे सदन के पीछे जो है विट्ठल भाई पटेल जी की फोटो लगी हुई है। विट्ठल भाई पटेल जी इस देश के महानतम स्पीकर रहे हैं। यहाँ पे जब मिनी पार्लियामेंट लगती थी, उससे पहले मैं अपने नए मेंबर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, उससे पहले रवाज था कि जैसे आज गवर्नर साहब आए, ऐसे वाइस रॉय जो है इस सदन को संबोधित करने के लिए आता था। वो वाइस रॉय जब संबोधित करने के लिए आता था तो उसका वो एक चोला पहन के आता था। उस चोले की एक तार को जो है स्पीकर पकड़ते थे और एक लीडर ऑफ द हाउस पकड़ते थे। वो दोनों ऐसे पकड़ के एलजी को, वाइस रॉय को सदन के अंदर लेके आते थे। विट्ठल भाई पटेल और अध्यक्ष जी जैसे आज एलजी साहब आए, उनके साथ आप कुर्सी लगा के बैठ गए। पहले जब वाइस रॉय आता था तो स्पीकर भी नॉर्मल सदस्य की तरह आके नीचे बैठ जाता था, उसको साथ कुर्सी लगाना अलाउ नहीं होता था। आपके सेक्रेटरी और एलजी के सेक्रेटरी बराबर में कुर्सी लगा के बैठे। उस समय वाइस रॉय का सेक्रेटरी टेक ओवर कर लेता था, जो स्पीकर का सेक्रेटरी है वो उठ के ऑफिसर गैलरी में बैठ जाता था। ये वो सदन है। विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे स्पीकर थे जिन्होंने चोला पकड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ये सदन का मालिक मैं हूं, आप वाइस रॉय होंगे, बाहर होंगे, आपके बराबर में मेरी कुर्सी लगी। ये है वो सदन। इसलिए इनको समझाता था हूं कि इस सदन के साथ बाबा साहब की फोटो तो वहां देख ही सकते हो आप। शहीद भगत सिंह जी की फोटो आप देखो, बहुत अच्छी बात है। विट्ठल भाई पटेल जी की भी फोटो देखो। इस सदन की लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान करो और जो अरविंद केजरीवाल का चोला पकड़ के चल रहे हो ना, इस चोला को छोड़ के संविधान की जो है मर्यादा का ध्यान रखो। ये मैं इनको कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने विट्ठल भाई पटेल की कहानी सुनाई, इसलिए मैंने इनको इस बात की चर्चा में इनकी आंख में आंख डाल के करना चाहता था कि इन 10 सालों के अंदर आपने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम किया। कल मैं
मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी के साथ और परवेश जी के साथ जो है कुछ समय बिताने का, कुछ अधिकारियों के साथ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप चुप हो, मैं दिल से दुखी था कल, और मैं सलाम करना चाहता हूं आपको कि आप लोगों की जो अप्रोच दिल्ली के लोगों की पीड़ा के लिए है, और मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को सही हाथों में सौंपा है, और निश्चित रूप से दिल्ली के दिन जो है आने वाले समय में सुखद होने वाले। पर मैं कल दिल से दुखी था। मैं इसलिए दिल से दुखी था कि जिन डिपार्टमेंट्स में उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो दिल्ली के मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट थे। आज किस हालत में छोड़ दिया इन्होंने दिल्ली को। इन 11 सालों में जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खत्म करने का, जो पाप इन्होंने किया है दिल्ली के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित करने का। मैं जिंदगी में अध्यक्ष जी बहुत चुनाव लड़ा, हर चुनाव में लोगों की डिमांड बढ़ती थी। लोग कहते थे अस्पताल खोल दो, मेट्रो खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। ये मेरे राजनीतिक जीवन में जो 10-12 चुनाव आदमी लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर ये पहला चुनाव था कि लोग कह रहे थे भाई हमारे गली की एक सीवर और सड़क बनवा दे, वही बहुत मेहरबानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल के ऊपर जो है देश की राजधानी को जिन लोगों ने लेके आया है, ना इनको बाबा साहब माफ करने वाले हैं, ना इनको भगत सिंह जी माफ करने वाले हैं, ना इनको महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माफ करने वाले हैं, जिनकी फोटोग्राफ इन्होंने सरकारी दफ्तरों से हटाने का काम किया। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से बरकरार करने के लिए कहा है। एलजी एड्रेस पे मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इनको याद कराने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपने सीएजी रिपोर्ट को टेबल करके दोबारा से जो है पर लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार करने का जो है काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद लवली जी। अशोक गोयल देवरा। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आप सबको ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो सीएजी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी और एक ये वायदा पूरा किया, और जो संविधान के अंदर जो आपदा की सरकार थी, जो भी आपने उल्लेख भी किया हाई कोर्ट के माननीय जजेज का, उनकी टिप्पणी का कि संविधान के दायित्वों का तिरस्कार किया गया, उस संविधान की रक्षा करने के लिए आपने आज इस रिपोर्ट को रखा। और ये जो लोग, जो कट्टर बेईमान लोग हैं, जो बाबा साहब के चित्र के नीचे छुपकर अपनी बेईमानों को छुपाना चाहते हैं, उसके लिए आपने ये रिपोर्ट सदन के सामने रखी। मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं। आज मैं अभी सीएजी की रिपोर्ट ये जो रखी अभी इसको देख रहा था, पेज नंबर 130 पर, जिसमें लिखा कि 2,002.68 करोड़ का करीब करीब दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। मैं जब सदन में नहीं था, लेकिन इस कट्टर बेईमान सरकार के बारे में सोचता था कि दिल्ली के अंदर एक तरफ कोरोना की महामारी थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते थे कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे, ये लोग उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये चिंता कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में बेड मिल सके, लेकिन ये अपने शीश महल में बैठकर दिल्ली को लूटने के लिए शराब की नीति बना रहे थे। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये चिंता कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों को वैक्सीन मिल सके, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, ये लोग शराब नीति बनाकर दिल्ली के लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब महिलाओं को 500 रुपए मिल सके, जनधन खाते में जा सके, उसकी चिंता कर रहे थे। गरीब लोगों को राशन मिल सके, उसकी चिंता कर रहे थे। लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, इन लोगों ने इस सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली की जनता का
विश्वास का खून किया और यहां से रुपए लूटकर अपनी आपदा की सरकार, अपनी आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए इन लोगों ने पूरे देश के अंदर इस लूट के पैसे का इस्तेमाल किया। आज आपने ये जो रिपोर्ट रखी है, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में जो पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी घोटाले इन्होंने किए हैं, चाहे वो शीश महल का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, स्कूल का घोटाला हो, बस खरीद का घोटाला हो, हर घोटाले को इन्होंने जो अंजाम दिया है उसकी भी सीएजी रिपोर्ट इस सदन पर रखे। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूं और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा इस सदन के अंदर रखी जाए, जिससे कि इनके घोटालों का, इनके काली करतूतों का दिल्ली की जनता के सामने लाया जा सके। क्योंकि ये शहीद भगत सिंह जी का इस्तेमाल करते हैं, बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं। जब ये जेल जा रहे होते हैं, इंक्वायरी में जा रहे होते हैं, तो ये एक शहीदों की तरह अपने आप को पेश करते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि ये कट्टर बेईमान बाहर आ गए। अब इनके बाहर आने का समय नहीं अध्यक्ष जी, इनके ऊपर जांच बिठाने का समय है। दिल्ली की जनता न्याय चाहती है और ये जांच बिठाकर जहां से आए हैं इनको वापस कानून अपना काम करेगा और इनको वहीं भेजने का काम करना है। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद करता हूं और ये निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी कि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाटिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आज महामहिम उपराज्यपाल जी के अभिभाषण का जिस प्रकार से संतुलित और संयमित निर्वहन यहाँ पर हुआ है और जिन लोगों ने उसमें खलल डालने की कोशिश की, उनके प्रति जो आपका स्पीकर का जो रवैया होना चाहिए था, वो आपने अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को निभाया। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री, नारी शक्ति की प्रतीक बहन रेखा गुप्ता जी को और उनकी कैबिनेट को, जिन्होंने इस पूर्ण कार्रवाई में अपनी गरिमामय उपस्थिति से और गरिमामय संतुलन से इस काम को पूर्ण किया है। मुझे याद आ रही थी इस सदन में ही 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, श्री मदन लाल खुराना जी, चौधरी साहिब सिंह वर्मा जी और श्रीमती सुषमा स्वराज जी की, जिनके काल में सुशासन की इबारतें लिखी गई थी और आज वही क्रम बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ दोहराया जाने लगा है। सुशासन की नई इबारतों के लिए दिल्ली को बधाई है। कैग रिपोर्ट के संबंध में न्यायपालिका को फैसले और निर्देशों का विधायिका द्वारा ना माना जाना अपने आप में शर्मनाक है और संगीन अपराध भी है। इस बात की पुष्टि आपने भी की है, लेकिन इस अपराध का दंड कौन झेलेगा? कौन लोग कसूरवार थे? जो लोग कसूरवार थे वो सदन से आज बाहर चले गए, क्योंकि वो कल से इस बात से डर रहे थे कि कैग की रिपोर्ट आएगी और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तभी वो बाबा साहब जी का चित्र अपने पर्सों में, अपनी जेब में छुपा कर लाए थे। ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। उनको इसके लिए भी उनको दंडित किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट एलजी साहब के सामने रखी जानी चाहिए थी, सदन पटल पर रखी जानी चाहिए थी, लेकिन इस सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार सरकार की नीयत में खोट था और इस पटल पर ना रखे जाना उनकी नीयत को दर्शाता है। कैग की रिपोर्ट में शराब नीति पर टिप्पणियों से स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है। उसी समय कोविड काल चल रहा था, जो जितना मजबूत था उतना मजबूर था। हम सब लोग अपने इलाज के लिए भाग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरे देश को ऑक्सीजन दे रही थी, कोविड के टीके की बात कर रही थी, लेकिन ये शराब परोसने का काम कर रहे थे और दिल्ली की आने वाली संततियों के साथ धोखा करने का काम कर रहे थे। राजस्व प्राप्ति के नाम पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। राजस्व से जो फंड बुजुर्गों की दवाई पर खर्च होना था, जो सड़कों की सफाई पर खर्च होना था और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होना था, वो गुप्त रास्तों से तत्कालीन सरकार की मंत्रियों की जेब में चला गया। तभी उन्हें बाद में जेल और बेल का भोजन चखना पड़ा।
आज भी अगर वो अपनी बात रखने के लिए सक्षम होते तो हाउस में बैठकर इस पूरी कैग रिपोर्ट पर चर्चा करते। मैं अभी पढ़ रहा था, एक सरसरी नजर चैप्टर 5 वायलेशन ऑफ क्वालिटी नॉर्म्स में मैंने पढ़ा कि सरकार ने कैसे दिल्ली के साथ धोखा किया। शराब परोसते समय भी उन्होंने मिलावट वाला काम किया। वाटर क्वालिटी टेस्ट वर मैंडेटरी फॉर द ऑल कैटेगरीज ऑफ लिकर। आउट ऑफ 173 टेस्ट रिपोर्ट टू बी फर्निश्ड, no report was submitted. In 96% of the cases, the partial reports were provided in the remaining cases. जी आप सोचिए कि पानी के, शराब में जो पानी भी डलना था उसमें भी इन्होंने मिलावट को जनता के सामने नहीं आने दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कैग रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हो और उन्हें इन्विटेशन देकर बुलाया जाए कि आइए, अपनी काली करतूतों का चिट्ठा आपके सामने खुला है, इसका विस्तृत वर्णन और इसका विस्तृत स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है, बच्चों की पढ़ाई पर जो खर्चा शराब के रास्ते से आपने रिश्वतखोरी में लिया है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। मेरी इस मांग को स्वीकार किया जाए और विस्तृत चर्चा की जाए। पूनम भारद्वाज, पूनम शर्मा। आप सबको बधाई। और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी बहुत सराहनीय काम करा है। जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने आते ही अपना रोल दिखाया कि हाँ, जो घोटाले पिछले 10 वर्षों से हो रहे हैं उनको हम आज टेबल पे लेके आएंगे। उनके लिए भी आप सबको बधाई, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो दिल्ली के साथ घोटाले हुए हैं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, उनका अब जवाब उनको मिलने वाला है। जैसे वो बाबा साहब के चित्र के पीछे अपना 2 मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं चलेगा। उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा। दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि उन्होंने कितने घोटाले करे हैं। जैसे शराब घोटाला हो गया, स्कूल के घोटाले हो गए और राशन घोटाला, मतलब हर एक चीज़ के अंदर उन्होंने घोटाले करे हैं। और आप सब इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये दिल्ली की जनता के हित के लिए बहुत सराहनीय काम है। और आप सबको पुनः फिर से बधाई दे रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप सब ने ये जो CAG की जो समस्या है, पिछले 10 साल से जो भ्रष्टाचार फैल रखा था, उसको आपने दिल्ली के सामने लाने के लिए जो सराहनीय कदम उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राणा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने आज अपने भाषण में दिल्ली की सरकार, रेखा सरकार, उनके मंत्रिमंडल की सरकार द्वारा जो एक रोड मैप आज पूरा रख दिया है, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार मुक्त, कुशल प्रशासन, सशक्ति नारी, दिल्ली की हमारी मुखिया वो भी नारी और नारियों का सशक्तिकरण के लिए नेतृत्व दिल्ली की सरकार का माननीय मोदी जी ने रेखा जी को दिया। उसके लिए माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार। उसके साथ सर गरीब कल्याण की बात है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के में सुधार की बात है, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था की बात है, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन व्यवस्था की बात है, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात है और यमुना नदी का पुनरुद्धार इसमें है, स्वच्छ जल, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, किफायती आवास। पूरे हमारी सरकार का रोड मैप माननीय LG साहब के अब भाषण में सब दर्शा दिया गया है और उसके लिए माननीय उपराज्यपाल साहब का भी आपका बहुत बहुत आभार। इस पर चर्चा के लिए सदन की जो ना समय सीमा बढ़ाई जाए और ताकि सदन और बढ़े आगे, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा इस पे भी हो और CAG पे भी हो। आज आपने सदन पटल पर CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत कराई, इसमें कि आपने इसमें मुख्य रूप से ये सत्य है कि सरकार पूरे वर्ष में जितने भी हमारे विभाग दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं, उन सभी विभागों का CAG का उद्देश्य क्या है कि कोई भी विभाग में कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता गलत तरीके से काम ना हो, जनता के पैसे का सदुपयोग हो, उसके लिए नियम उपनियम बनाए हुए हैं सभी सरकार के विभागों के, और कहीं को दाई ना हो और सरकार का पैसा ठीक ढंग से उसका उपयोग हो जनहित में। मुख्य रूप से पिछले 11 साल 10 सालों में क्या हुआ है अध्यक्ष जी, पूरी दिल्ली में इन लोगों ने अव्यवस्थित रूप से, इनकी कार्यप्रणाली में दोष था, नियमों का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार
प्रचुर मात्रा में था, दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिला दिया। उसका उदाहरण मेरे यहाँ भी एक ये ठीक कहा लवली जी ने कि लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करते थे क्योंकि हर बार विषय बढ़ा चाहिए दिल्ली की जनता को, लेकिन इस बार तो गंदा पानी पिला दिया पूरी दिल्ली को और दिल्ली की सारी सड़कें तोड़ दी। ऐसा हुआ कैसे कि इनकी सोच ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी और कार्य कराने के पैमाने ठीक नहीं थे और सीवर डाले गए, सीवर में घोटाला हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां हैंड ओवर कर टेक ओवर कर लिया, सफाई पूरी नहीं करवाई, उससे ढंग से काम नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण दिया खाली एक विभाग का, दिल्ली पहली बार देख रही है कि दिल्ली शहर जो पूरे देश की राजधानी उदाहरण है, यहाँ की सड़कें कभी जिंदगी में ऐसी नहीं हुई। सड़क हमारे जीवन में कभी मैंने सड़कें ऐसी दिल्ली की देखी नहीं। और 93 से 98 के बीच में मदन लाल खुराना साहब ने और साहिब सिंह साहब ने दिल्ली का नेतृत्व किया और क्या सुविधाएं दी और कितना काम किया उन 5 सालों में। आगे मुख्यमंत्री जी शीला जी ने भी काम को आगे बढ़ाया, लेकिन इस 10 साल के अंदर दिल्ली की हवा खराब, सड़क खराब, पानी खराब, यातायात व्यवस्था खराब और भ्रष्टाचार के जो नाम पर आए इतना भ्रष्टाचार किया, जबरदस्त कमाल हो गया, सारी हदें पार कर दी। तो जो सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें जो अनियमितताओं का उल्लेख इसमें है कि शराब की टू टेकिंग का उद्देश्य पूरा नहीं, इतने सारे विषय इसमें हैं जिनमें अनियमितताएं की गई हैं। इसका विस्तार से अध्ययन करके इसके ऊपर चर्चा होगी। तो इसमें विसंगतियां और इनका उद्देश्य एक ही रहा कि कैसे पैसा बटोरा जाए और पैसा बटोर करके कैसे दिल्ली और देश के अंदर देश में विस्तार हो मेरी पार्टी का और प्रधानमंत्री में बढ़ूं, इस दिशा में इसने काम किया। दिल्ली के लोगों की दशा सुधरे, दिल्ली के लोगों को समस्याओं का हल हो, दिल्ली बेहतर शहर हो, इसके बारे में विचार नहीं किया। उसका एक ही टारगेट था कि वो मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं और उसके और काम किया और नियमों उपनियमों का सबका उल्लंघन करते हुए उसने काम किया। उसकी सजा माननीय हमारे आज शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर साहब ने उनको दे दी है और उनका चित्र जरूर लगा महापुरुषों का, उनका अनुसरण नहीं किया। वो कितने महान लोग थे, माननीय शहीद भगत सिंह साहब का कितना जीवन त्याग तपस्या का और जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और उनका चित्र लगा करके मानिए जो हमारे बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया। क्यों बनाया संविधान? इस देश की संविधान की व्यवस्था में एक खूबी यह है कि एक व्यक्ति विशेष को पूर्ण अधिकार नहीं है, ऊपर से ऊपर एक व्यक्ति की व्यवस्था है। तो इन्होंने उनका भी उल्लंघन किया और ये जो रिपोर्ट जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ऐसी कोई सरकार नहीं कंक्लूड करिए जिसने सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत ना की हो। ये पहली सरकार है जिसने सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं पेश की। तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? तो मुझे आप कह रहे हो बैठने के लिए मैं बैठूंगा, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा भी करते हो, आपका हुक्म मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा सदन के दिन और बढ़ाए जाएं ताकि इस पर अच्छे से चर्चा हो सके। आपने मुझे चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अनिल शर्मा। हाँ जी नहीं, मेरे पास जो नाम आएंगे मैं बुलवाऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया और जो आज आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने जो हमारा रोड मैप रखा है, आदरणीय सीएम मैडम जो हमारी रेखा जी, जिन्होंने उनकी पूरी कैबिनेट ने जो विज़न दिया है दिल्ली को, आज उपराज्यपाल महोदय के अपने भाषण के हिसाब से हम लगता है आने वाले समय में जितने वादे हमने किए हैं, हमारी सरकार उन सब वादों को जरूर पूरा करेगी। ऐसा विश्वास दिल्ली की जनता को कैबिनेट ने दिया है। हम भी सदस्य के नाते हुए विश्वास दिलाना दिल्ली की जनता को चाहते हैं। साथ ही जो सीएजी की रिपोर्ट जो आज पटल पर रखी गई है, जिसके बारे में सबसे शुरू में आदरणीय लवली जी ने जिस बात का जिक्र किया कि हमेशा जब भी कोई सरकार होती है उसके लिए ये सीएजी की रिपोर्ट साल में 2 साल में यहाँ पेश होनी चाहिए। सुन के बड़ा वो हो रहा है कि 10 साल से सरकार थी और सीएजी की रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। आप लीडर ऑपोजिशन के नाते लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे, आप कोर्ट तक भी गए, आपने विधानसभा में आवाज उठाई, आपने जहां जहां आवाज उठा सकते थे आवाज उठाई, परंतु उस टाइम के यहाँ की मुख्यमंत्री या यहाँ के उस टाइम के स्पीकर, उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पर इस सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब ये शराब घोटाला ये दिल्ली की
वर्तमान उस टाइम के मुख्यमंत्री कर रहे थे, केजरीवाल जी, जिनको आज उन्हीं के घोटालों की वजह से जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आदरणीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक के लिए बोलते थे कि 7 जन्म ले ले उनको हरा नहीं सकते। आज दिल्ली की जनता ने उनको हरा के घर बिठा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये घोटाले किए थे। तो ये घोटाले की वजह से, और जो अपने आप को शिक्षा मंत्री बोलता था, वो शिक्षा मंत्री नहीं था, वो शराब मंत्री था, उसको भी आज दिल्ली की जनता ने घर बिठा दिया है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा था जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया था। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका और रेखा जी का, कि जिन्होंने आज ये पटल पे रखा है, और इसके लिए विस्तृत बातचीत यहाँ होनी चाहिए। दिल्ली की जनता के सामने ये सारा विषय जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल के अंदर ही ये शराब नीति बनाई गई थी। कोरोना काल में लोग जब दिल्ली के बाहर जा रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनका ध्यान रख रहे थे, और दिल्ली की जनता ने, उनसे उम्मीद थी कि केजरीवाल भी शायद कुछ करेगा, पर दिल्ली की जनता को केजरीवाल उस टाइम के मुख्यमंत्री ने धोखा दिया और हाथ खड़े कर दिए। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं थी। अगर वो सारी व्यवस्था किसने संभाली तो हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने खुद आके उस टाइम में वो सारी व्यवस्था संभाली थी। तो मैं आपके से माध्यम से ये जो आज यहाँ पर पेश हुई है, मुझे लगता है इसको विस्तृत के लिए 3-4 दिन जरूर सदन बढ़ाया जाए, और जब इसकी जानकारी दिल्ली की जनता को मिलेगी कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, और घोटाले की एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब उनको ये लगा कि वो पकड़े जा रहे हैं, और जब ये मामला हमारी पार्टी ने जगह जगह पर उठाया, तो उन्होंने खुद भी इसको वापस किया, क्योंकि उनको समझ में आ गई थी गलती तो बहुत बड़ी कर दी है। पर हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और पूरी पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया था, तो उसी दिन दिल्ली की जनता समझ गई थी कि ये बड़ा घोटाला है, और उसी वजह से वो 62 से 22 हो गए हैं। आने वाले समय में वो 22 से 2 रह जाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तलविंदर सिंह मारवा जी। टाइम थोड़ा ज़्यादा देना जी, वो इसलिए टाइम ज़्यादा देना क्योंकि बोलने में तभी मज़ा आएगा ना जी। जी जी जी। थोड़े से टाइम में तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, और वो सामने भागे हुए हैं, उनको भी बुला लेते तो आज बताते उनको, कल तो बताया आज। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारी एक कार्यकर्ता जो पहली बार एमएलए बनी, उसको महिलाओं का सम्मान करते हुए पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदुस्तान रहती हैं महिलाएं, उनका सम्मान करते हुए रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और 6 के 6 मंत्री जो तजर्बे वाले, जो हमेशा नाम लूंगा, नाम उनका पूरी दिल्ली जानती है, सभी का हर फील्ड में उन्होंने काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। विशेषकर पता क्या होता है अध्यक्ष जी, कि सबसे सम्मानित वो हमारे अध्यक्ष जी विजेंद्र गुप्ता जी, जो मेरे कॉलेज के टाइम के साथी हैं, यहाँ पर विराजमान है। इनको भी जो तजुर्बा कॉरपोरेशन में रहा, जहाँ झाड़ू मारते हैं हम लोग, एमएलए में रहा, तो आपको भी जो ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और हमारे सभी एमएलए ने वोटिंग करके आपको बनाया, इसके लिए भी मैं आपका एमएलए का धन्यवाद करता हूँ कि आपको यहाँ पर बिठाया। अब बात आ गई इनकी निखटों की, जो कि इनके अगर मैं कारनामे शुरू करूँ ना अध्यक्ष जी, क्योंकि हम तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं, हमें तो सुबह ही पता लग जाता है क्या क्या समस्या है, कहाँ पर चोर बाजारी हो रही है। मतलब कि अगर मैं शुरू करूँगा तो पूरी रात ही यहाँ पर इसके कारनामे ही बताता रहूँगा, तब भी नहीं खत्म होंगे, 3 दिन लगा रहूँगा, क्योंकि इन्होंने कारनामे, और भगवान ने इनको सजा भी दी है, ये नहीं कि इनको सजा नहीं मिली है। जो अन्ना से निकला, अन्ना का जन पोल हो, जो लोग बिल था वो कहाँ गया। ये जो अपनी सीएजी की रिपोर्ट है,
उसको ही नहीं पेश कर सके तो जन लोक बिल की क्या करेगा। आज मेरे से टीवी वाले पूछ रहे थे बाहर, अम्बेडकर जी के ये जो बैठे हैं सिख विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी। पहली बात तो अम्बेडकर जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश की आज़ादी के बाद, उतना सम्मान तो आज तक किसी ने नहीं किया। जनपद में कितना बड़ा ऑडिटोरियम अम्बेडकर जी के नाम का बना है, जहां पर उन्होंने संविधान लिखा है वहां पर इतनी बड़ी इमारत मोदी जी ने बना रहे हैं। उसके बाद सिख विरोधी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कल कह रहे थे, अरे आपने क्या किया, आपने तो बच्चे की कसम खाकर कांग्रेस से समझौता किया। जो कहता था मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, आपने तो उससे भी बच्चे की कसम खा के कंप्रोमाइज कर दिया। आज दिल्ली में अध्यक्ष जी हालात इतने खराब है कि जो हम टैंकर बुक करते थे, मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं इस बात पे। पहले जो टैंकर बुक होता था वो पूरा दिन खड़ा रहता था, वहां पर पैसे जमा करा देते थे, वहां पर टैंकर पूरा दिन खड़ा रहता था। अब जिन बिटियों की शादी होती है पैसे जमा करते रहे, ये 3 साल से चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसको क्या पता कि हलवाई को कितना पानी चाहिए। टैंकर आता था और 2 जो ड्रम पहले उसको मंगवाने पड़ते थे, ड्रमों में पानी डाल के चला जाता था और उसके बाद जिसके घर में शादी होती थी वो पानी धोता रहता था बेचारा, ध्यान उसका पानी की तरफ से कि हलवाई को पानी मिले। ये हालात आज दिल्ली जल बोर्ड में कर दिया इन्होंने। शराब की तो बात ही छोड़ो, शराब में तो इन्होंने ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा जो कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ कम बता रहे हैं। मेरे हिसाब से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। और वो पैसा कहां गया वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो पैसा एक क्यून चल रहा है ना, क्यून जो बिन ट्यूब का, वो जो क्यून गोल्ड वाला चल रहा है, जितने मर्जी पैसे उसमें जमा करा दो किसी को पता नहीं लगेगा कितने पैसे हैं। हाँ, बिटकॉइन, बिटकॉइन में क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास। उसमें एक कोड नंबर होता है, बस दे दिया जाता है, जितने मर्जी पैसे डाली जाओ। वो काम इसने किया है क्योंकि इनकम टैक्स से निकला हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये इनकम टैक्स का खिलाड़ी था बहुत बड़ा। ये इनकम टैक्स का तो खिलाड़ी नहीं था, उससे और भी खिलाड़ी था। ये लोगों की कंप्लेंटें करके पैसे उगवाता था। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो, निकालो पुरानी हिस्ट्री इसकी। ये वो व्यक्ति था, बड़े बड़े कारोबारियों की फाइल से उनके नुक्से निकाल के कंप्लेंट करता था और पैसे मांगता था। ये वो व्यक्ति था। अन्ना हजारे के साथ जुड़ के अन्ना हजारे को धोखा दिया। किसको नहीं धोखा दिया? वो स्वेती माली जो थी महिला, हाँ मालीवाल, कितनी श्रेय महिला, कितनी इज्जत वाली महिला, कितनी सम्मान वाली महिला, उसका क्या किया? अपने बगले में बगला के अपने गुर्गों से उसको पिटवाया। इससे जलील व्यक्ति हिंदुस्तान में है ही नहीं। इसको तो अध्यक्ष जी आप लिहाज मत करना। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लिहाज मत करना कहीं।
कहीं सुआरस कर दे, मेरे को पता वो किस बरादरी का है। हाँ, कहीं ये लो, तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम उन एमएलए से नहीं है जो चमचागिरी करके मंत्री बने। हमारे बस की नहीं है ये काम। हम तो खड़कू आदमी है, साफ बात कहते हैं। किसी की स्वार्थ मत मानना, क्योंकि ये स्वार्थ मानना वाला भी पापी होगा, क्योंकि जो उन्होंने पाप किए हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसने खाली कागजों पे साइन किए हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों पे। इसकी घरवाली के साइन है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसकी घरवाली के साइन है, जो आलीशान बंगला बनाए इसकी घरवाली ने ऑर्डर दिया, ये सामान मेरे को चाहिए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना, पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए जिस काम में। ऐसा कोई काम भी बता दो दिल्ली सरकार का 10 साल जहां पर घोटाला ना हुआ हो, कोई एक महकमा बता दो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई हो रहा है। वो मोहल्ला क्लिनिक क्या खोली है, वहां कुत्ते नजर आते थे, और वो मोहल्ला क्लिनिकों पे इसने अपने आदमियों को किराए पे दिया है, वो भी आपने चिट्ठा निकालना है। टैंकर जो टेंडर है उसका भी चिट्ठा निकालना है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कितने नीच व्यक्ति है ये, मेरे शब्द गलत निकल रहे हैं। इन्होंने जहां जहां दफ्तर खोले थे, दिल्ली जल बोर्ड वाले, दिल्ली सरकार के जो कम्युनिटी सेंटर है, जो डीडीएस सलम के अब डूसू कहते हैं, कुछ ऐसे ही, हाँ दूषित, वहां पर जो दफ्तर खोले वहां पर सरकारी खर्चा हुआ, 20-20 कुर्सियां आई, एयर कंडीशन लगाया, ट्यूबें लगवाई, बड़े बड़े ऐसे जो बिजली के वो लगाए। लेकिन जिस दिन हारे, बड़े शर्म की बात है, मैं वीडियो लेके नहीं आया, गलती होगी मेरे से। मैं आपको बताता कि इन्होंने वो सारा सामान अपने अपने घर ले गए। ये मनीष सिसोदिया चोर कहता है। मैं इससे पूछना चाहता था कि एक नहीं है, मतलब कम से कम नहीं तो 15-15, 10-10 दफ्तर खुले हैं। और बता रहा हूं, जो कम्युनिटी सेंटर डूसू के थे, दूषित के, उनमें पार्किंग के भी इन्होंने अपने वर्करों को टेंडर दे रखे थे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। वहां पर रात को गाड़ियां पार्किंग होती थी, पैसे इनके वर्कर लेते थे। इससे नीच काम कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। मैं दोबारा आपको, क्योंकि मेरे को पता है समय की कमी है, नहीं तो 1-2 घंटे और बोलता, लेकिन मैं सिर्फ आपको दोबारा ये कहूंगा कि आप लिहाज नहीं करना है। आपको अध्यक्ष बुलाया है, मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि आपने जितनी कार्रवाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा उसने कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी, अरे तू नरेंद्र मोदी जी के जूतों के समान नहीं, बतवल की तू है क्या, कंप्लेटर तू है क्या। मोदी जी ने जो करके दिखाया है, हमको पूछो सिखों के लिए जो मोदी जी ने किया है, कॉरिडोर जो हम अरदास करते थे, करतारपुर कॉरिडोर, आज लाखों श्रद्धालु जाते हैं, आज वहां पर दर्शन करके शाम को वापस आते हैं। आज छोटे साहिबजादों के लिए, जो कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, दादा कुर्बान किया, बाप कुर्बान किया, चारों भाई कुर्बान, मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। आज पूरे हिंदुस्तान में 26 दिसंबर मनाया जाता है, ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी की सिखों के देन है। वो ये क्या करता है, केजरीवाल ने पंजाब में किसको बिठा रखा है मुख्यमंत्री, उस व्यक्ति को जो जहाज में शराब के नशे में उतार के उसको नीचे ले आए थे। अभी पीछे 6 महीने की बात है, ये सच बात है, ये मत सोचना झूठ बात है। 6 महीने पहले एयर इंडिया से
उसको शराब के नशे में से उतार के उसको बाहर फेंक के, ये मुख्यमंत्री वहां पर ऐसा बिठाया हुआ। चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर। आज मैं आने वाले समय में बता रहा हूं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मैं बताना चाहता हूं, और इसका नामो निशान मिट जाएगा। थोड़े दिन और रुक जाना, अगर इसके 20 MLA इधर की तरफ नजर न आए तो मुझे पकड़ लेना, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ज्यादा समय आपने दिया थोड़ा, उसके लिए नहीं, अभी अब क्योंकि समय है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा को जारी रखते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले तो मैं आज हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार की आने वाले 5 सालों में रोड मैप दिया और किस तरह से ये सरकार दिल्ली की आम जनता के लिए, दिल्ली की उन माताओं बहनों के लिए जिनको सरकार के सहारे की बहुत ज़रूरत है और दिल्ली के काम करने वाले गरीब वर्ग के लिए कैसे हमारी सरकार सहायक हो सकती है, इसकी जानकारी दी। मैं जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूं, उपराज्यपाल साहब का, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का भी यहाँ पे जानकारी दी गई, किस तरह से उनकी जन कल्याण नीतियों से इस देश के अंदर और दिल्ली में बदलाव आया और खास तौर पर उन नीतियों को दिल्ली में इसलिए रोका गया ताकि उनकी नीतियों से दिल्ली के लोगों में बदलाव ना आ पाए, उनकी जीवन और खुशहाल ना हो पाए और वो मोदी से ना जुड़ पाए। ऐसी निकम्मी सरकार जिसको निकालने का काम दिल्ली के लोगों ने किया है, मैं बधाई देता हूं एलजी साहब को उनके बखान के लिए भी और इन लोगों को, बेईमान लोगों को बाहर निकालने के लिए भी। आज कैग रिपोर्ट देखिए, ये ड्रामेबाजी वाली सरकार, वो कहते हैं ना जो ड्रामेबाजी करने के आदी हो जाते हैं वो इतने ड्रामेबाजी करने लग पड़ते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं। ये पक्ष में थे तो भी ड्रामे करते थे, आज विपक्ष में है तो भी ड्रामे करते हैं। अध्यक्ष जी, आज इनको पता था, आज इनके जो ईमानदारी का चोला ये पहने खड़े थे पिछले 10 सालों से, जिस चोले के ऊपर इतने दाग थे वो सफेद चोला काले रंग का हो गया था, लेकिन अभी तक भी ये भांप नहीं पाए कि दिल्ली के लोगों ने तुम्हें करप्शन कारण बाहर निकाला है और उसको रोकने का जो काम कैग रिपोर्ट को किया था, मैं पहले आपको भी बधाई देता हूं कि आपने वो लड़ाई लड़ी और उसके हाई कोर्ट तक लेके गए इस कैग रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, इस कैग रिपोर्ट को जनता करने के लिए। क्यों दबाना चाहते थे, मैं दिल्ली के लोगों को अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये क्यों छुपाना चाहते थे। आप सुनकर हैरान होंगे और मैं पढ़कर चकित रह गया
किस तरह से शराब घोटाला करने के लिए इन लोगों ने नए नए रास्ते निकाले। जैसे आज बाबा साहब अंबेडकर जी का, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं फोटो को, और वही फोटो, अध्यक्ष जी आप ध्यान दीजिएगा, वही फोटो आतिशी जी अपने पैरों में रखकर अभी बाहर खड़ी थी। जब उनकी फोटो सामने आई तो अध्यक्ष जी बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो को पैरों में रखकर आतिशी जी बाहर बैठी हैं। ये ढोंकले इनके केवल और केवल शराब घोटाले से बचने के लिए थे। इनका मकसद शराब घोटाले की ये जो आज रिपोर्ट दर आने वाली कैग की, उससे बचना और उससे मीडिया अटेंशन हटाना चाहते थे। देखिए आज तक तो हम कहते थे, लेकिन अब तो कैग ने भी कहा है कि इन्होंने शराब पॉलिसी के अंदर अपने दोस्तों को काम देने के लिए पहले इस शराब पॉलिसी से आने से पहले 2020-21 में यहां पर 101 लोग शराब का कारोबार करते थे। 101 लोगों की जगह कम करके केवल 14 लोगों को शराब का काम दिया गया। ये मोनोपोली क्रिएट की गई और आप सुनकर अध्यक्ष जी हैरान होंगे, उन 14 में से भी 3 लोगों के पास दिल्ली का 71% शराब का काम था। 71% शराब का काम। और अध्यक्ष जी आपकी जानकारी के लिए, इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे। इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे, और तीसरे जो हैं, मैं उनका नाम यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन लवली जी को पता है तीसरे कौन थे। उसका नाम कभी आपको अकेले में बताएंगे, हमें भी शर्म आती है उनका नाम यहां लेते हुए। जो शराब के कारोबार में जो लोग थे, जिनको लोगों ने किसी और काम के लिए चुनकर भेजा था, अब उनका नाम जब मैं यहां पढ़ रहा हूं तो मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही है। मैं बोल नहीं पा रहा कि धर्म के नाम करने वाले लोग शराब का कारोबार कर रहे थे, उनका नाम पढ़ते मुझे शर्म आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा। फर्दर देयर वाज इंक्रीज ऑफ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम अर्लियर 5% to 12% अंडर न्यू पॉलिसी। अध्यक्ष जी 5% से 12% प्रॉफिट। देश में मात्र अरविंद केजरीवाल को शराब वाले मिले जिनको कहता है तुम्हें 12% मार्जिन मिनिमम मिलना ही चाहिए। और इसका जस्टिफिकेशन क्या दी? बोला इन्होंने शराब की टेस्टिंग करानी होती है ना, तो लेबोरेटरी में खर्च हो जाता है, इसलिए इनको 5% से 12% कर दिया जाए। जस्टिफिकेशन देखो, लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के नाम पर 5 से 12% किया गया। और यही नहीं रुके, देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया था होलसेलर रिटेलर नहीं हो सकता, रिटेलर मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। सो 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर। तीनों में से तीनों अलग अलग काम करेंगे। अगर आप रिटेलर हो तो आप होलसेलर नहीं बन सकते, अगर आप होलसेलर हो तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने इसका भी रास्ते निकाले। इन्होंने 2 ऐसे होलसेलर थे जिनके जॉइंट वेंचर करवाकर तीनों काम दिए, और फिर इन्होंने अपने दोस्तों को काम देना था। आप सुनिए, आपको जानकारी सुनकर चकित हो जाएंगे। काम अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को मिले, अब इसके लिए भी रास्ता निकाला गया, क्योंकि शराब का काम तो करते नहीं थे, अब उनको काम कैसे मिल सकता है? तो जो एग्जिस्टिंग शराब का काम करने वाले थे, उनकी कंपनी का 1% स्टेक इस कंपनी में डलवाया गया, नई कंपनी में। तो क्या दिखाया गया कि जी देखिए शराब करने वाले इसमें पार्टनर हैं, और वो कितना स्टेक होल्डर थे? मात्र 1% नॉमिनल, ताकि शराब का काम करने का अधिकार मिल जाए अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों में। और एक केस में तो हैरान करने वाली बात समझ में आई, ये कहकर शराब वाले को पार्टनर बनाया गया नई कंपनी में कि शराब की कंपनी वाले इसको 25,000 रुपया महीना देंगे, ये कहकर पार्टनर बनाया गया अपने दोस्तों को काम दिखाने के लिए। ऐसे ऐसे रास्ते निकाले गए। अध्यक्ष जी, ये शराब घोटाले करने वाली सरकार बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम भी फोटो के पीछे छुपती है, और आज उस फोटो को पैरों में लेके बैठी है। ये काम धंधा शराब का करते हैं, पैसा शराब से कमाते हैं, और नाम बाबा साहब अंबेडकर जी का छोड़ लेकर चलते हैं, ताकि दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। मैं बताना चाहता हूं, अब इसमें अध्यक्ष जी, जब ये केस शराब का काम देना था तो शराब कारोबारियों के सामने कंप्लेंट आने लगी, तो कंप्लेंट कमिश्नर ने एवेल्युएट करनी थी कि कंप्लेंट सच्ची है झूठी है, ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो सारी कंप्लेंटें ही अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों के खिलाफ थी, तो उन कंप्लेंटों पे कार्रवाई नहीं करनी थी। एक्ट ये कहता था कि पहले कंप्लेंट का निदान होगा, उसके बाद काम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसका क्या रास्ता निकाला? बोले जी टाइम बड़ा कम बचा है। ये ईमानदार केजरीवाल, ये बेईमान केजरीवाल क्या बोलता है? बोला टाइम बड़ा कम बचा है, शराब का काम देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंप्लेंट की हम अभी चर्चा नहीं करते, जब कभी देखनी होगी फिर देख लेंगे कंप्लेंट, जब भी टाइम मिलेगा, काम शराब का इन लोगों को दे दो।
तो क्या हुआ, जिन लोगों के खिलाफ 14 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट थी, उनमें से 12 लोगों को शराब का काम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त उनको काम देने का काम किया गया। यही नहीं रुके, आगे आइए। अरविंद, एक मैं नहीं कह रहा, अब तो ये आपकी जो बातें हैं कैग रिपोर्ट कहती है। जब हम ये बातें कहते थे तो ये कहते थे कोर्ट इन कागजों को फेंक के डब्बे में फेंक देगी, कूड़े के डब्बे में। अब अरविंद केजरीवाल जी, ये कैग पूछती आपसे, कॉम्पिटिटर जर्नल ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछती आपसे, ये अकाउंट्स अथॉरिटी पूछती है, आपने इतने घोटाले किए कि 3 साल तक कैग की रिपोर्ट टेबल नहीं होने दी। अब देखिए, देयर वाज एविडेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडोस्पिरिट was a wholesaler, zonal licensee Khaugali restaurant. Indospirit has 35% stake in Indospirit and Khaugali, and further director of Khaugali was director associated with Indospirit company. मतलब Khaugali कंपनी जो थी उसके पास रिटेल का काम है और इंडोस्पिरिट के पास होलसेल का काम है, और 35% वो स्टेक होल्डर है। वो एलिजिबल ही नहीं था काम लेने के लिए, पर अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उनको काम दिया गया। ऐसे ही महादेव लिक्वर, जिसके जोनल लाइसेंस थे भागवती ट्रांसफॉर्म्स कॉर्पोरेशन के नाम से, उसको भी शराब का काम इसलिए दिया गया क्योंकि उनसे पैसे का लेन देन हुआ, और दिल्ली में नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में शराब की सील फैक्ट्री जो महादेव लिक्कर्स की थी, ये बहुत बड़ा धार्मिक परिवार बताता है। मैं नाम लेते हुए संकोच कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद इसमें लज्जा आ रही है। उनकी शराब की फैक्ट्री वहां भी बंद की, खोली गई क्योंकि शराब के पैसे यहां पे लिए गए। मैं अध्यक्ष जी आपके आगे ध्यान में लाना चाहता हूं, देखिए, कुल होलसेल का जो काम था उसमें से 111 लोग जो काम कर रहे थे, अब वो कुल काम 111 लोग जो शराब का काम कर रहे थे, उनमें से 14 लोगों के पास, और उनमें से 3 अटेंटिव्स इंडोस्पिरिट, ब्रिंडको एंड महादेव लिक्वर हैज 71.70, मतलब 72% काम केवल इन 2 लोगों के पास रह गया। इन लोगों ने दिल्ली को इस तरह से हाथों से लूटने का काम किया। जो 111 लोग काम कर रहे थे वो केवल 3 लोगों के पास रह गया। आगे आइए। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कैग रिपोर्ट कह रही है। क्या कह रही है? 3833 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का 2002 करोड़ का एक लॉस हुआ, 941 करोड़ का एक लॉस हुआ, 890 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का एक लॉस हुआ, 27 करोड़ का एक लॉस हुआ, जो कुल मिलाकर 4,004 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए का दिल्ली के राजस्व को, दिल्ली के लोगों का लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। और जब पकड़े गए तो क्या कहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो के पीछे छुपते हैं, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छुपते हैं। जैसे लव जी ने कहा, भगत सिंह के सूबे का हाल क्या कर दिया। भगत सिंह के सूबे के अंदर ऐसे ऐसे लोग आज मंत्री बन बैठे जिनको यही नहीं पता उनका मंत्रालय क्या है। अध्यक्ष जी, मैं आपको ध्यान लाना चाहता हूं, भगत सिंह जी के सूबे का हाल ये कर दिया कि एक आदमी जिसकी वीडियो सामने है ऐसे कुकर्म करने की, जिसकी मैं चर्चा नहीं यहां पे कर सकता, वो मंत्री बने बैठा है। एक और मंत्री जिसने अपने सहायक के साथ ऐसे कुकर्म की और वीडियो सामने हैं, उसको मंत्री बना के रखा है। ये लोग हैं बाबा साहब अंबेडकर जी को और शहीद भगत सिंह जी की बातें करने वाले। इसलिए आज का वक्तव्य क्या था? आज अतिशी जी क्यों सामने नहीं बैठी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनको मैसेज कर रहे थे, मेरे शराब के घोटाले की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। अतिशी, कुछ भी करो, कोई ड्रामा करो, कोई नौटंकी करो, लेकिन इस शो को रोका जाए। इसीलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम लेके हमारे विधानसभा के पवित्र इस हाउस को इन्होंने जहां खराब करने का काम किया, वहीं जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो पैरों में रखकर इन्होंने आज फोटो में डाली। ये स्पष्ट करता है ये बेईमान लोग, ये शराब के घोटाले करने वाले लोग, ये दिल्ली को दोनों हाथों से जैसे अब्दाली और औरंगजेब ने लूटने का काम किया था, इनको रहम नहीं आया, इनको तरस नहीं आया और इन्होंने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा। और जब इसाद होने का वक्त आया तो बाबा साहब जी की फोटो आगे रखते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सूद। हाँ जी, ये तो आप, मैं तय करूंगा ना। हाँ हाँ, बैठो बैठो, डाली हुए आशीष सूद जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी।
मुझे इस पवित्र सदन में खड़े होकर अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं सबसे पहले हाँ जारी रखिए आप अपनी बात कहिए। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जिनके नेतृत्व में, जिनकी सरकार के इस पहले एलजी अभिभाषण में जो विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र सरकार का नीति डॉक्यूमेंट के रूप में आज आने वाले समय में दिल्ली की जनता की सेवा करने का नीतिगत पत्र बना है, उसकी बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने आज बहुत ही तुच्छ राजनीति को देखा है। इस सदन ने आज देखा कि कैसे उन भगत सिंह, जिन्होंने संस्था बनाई थी जिसका नाम था नौजवान भारत, उस नौजवान भारत संस्था बनाने वाले भगत सिंह जी का नाम अपने शराब घोटाले में, जिस सरकार ने युवाओं को शराब में डुबोने का काम किया, उसको छुपाने के लिए आदरणीय स्वर्गीय भगत सिंह जी का, शहीद आजम का नाम इस्तेमाल हुआ। इतनी तुच्छ राजनीति आज इस सदन ने देखी है। इस सदन ने आज अंबेडकर जी के नाम पर भी तुच्छ राजनीति को देखा और उस तुच्छ राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले ये भूल गए कि हम उस दल से हैं जहां हमारे शीर्ष नेता संसद की सीढ़ी पर अपना माथा लगाकर देश की लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं और 2024 का शपथ लेने से पहले भारत के संविधान को अपने सिर पर सजाकर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रशासन को चलाने का काम किया। वे लोग अंबेडकर जी के नाम पर तुच्छ राजनीति करके आज दिल्ली की जनता के लूट से ध्यान हटाने के लिए काम करते हैं। आज से पहले जब हम दिल्ली की सड़कों पे, आप सब और हम मिलकर दिल्ली की सड़कों पर शराब घोटाले की पोल खोलने के लिए घूमा करते थे, तो कहा जाता था पता नहीं आंकड़े कहां से ले आए, कौन ले आया, कौन देता इन्हें आंकड़े। आज भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े, दैट हैज बीन विंडिकेटेड बाय दिस कैग रिपोर्ट। मैं अध्यक्ष जी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पेज नंबर 84, मैंने सरसरी तौर पर 4 पेज खोले, तो पेज नंबर 84 पर कंपैरिजन ऑफ न्यू एक्साइज पॉलिसी और ओल्ड एक्साइज पॉलिसी, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5% ऑफ लैंडेड प्राइस इन केस ऑफ IMFL, ये ओल्ड लिकर पॉलिसी, और प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 12% ऑफ लैंडेड प्राइस ऑफ IMFL टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये न्यू लिकर पॉलिसी। इतना बड़ा अंतर और बड़ी पैरों तले जमीन सरका देने वाली लाइनें लिखी है पेज नंबर 100 पर। द एक्साइज डिपार्टमेंट सफर्ड ए लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 890 crores on account of license free from these zones owing to their surrender and failure of department for retendering और इसी में 101 नंबर पेज पे लिखा गया है कि कोविड के दिनों में किस प्रकार से 144 करोड़ रुपए दिस प्रपोजल वाज टर्न डाउन बाय द मिनिस्टर। लिखते हैं एक्साइज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रपोज दैट प्रोपोर्शनेट वेवर रिडक्शन इन लाइसेंस फी ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन मे नॉट बी कंसिडर्ड, और लिखते हैं द प्रपोजल वाज टर्न डाउन बाय द मिनिस्टर रिजल्टिंग ए लॉस ऑफ 144 crores टू द स्टेट एक्सचेकर। ये बातें हम जब सड़कों पर सुनकर कहा करते थे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, आज CAG की रिपोर्ट इन सब बातों को हमारे सामने खोल कर रख देती है। पिछले 11 वर्षों में इस सदन ने झूठ, फरेब, मक्कारी, भ्रष्टाचार के 12 साल देखे हैं। आज जब LG साहब का जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत हुआ है, उसने विकसित भारत की, विकसित दिल्ली के रास्ते को खोलने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी बाकी रिपोर्ट्स को भी टेबल करवाने का काम करें और इस पे विस्तृत चर्चा हो
क्योंकि आई ओपनिंग चीजें जैसे जैसे हम अपने विभागों के संदर्भ में जा रहे हैं, आई ओपनिंग चीजें हमारे सामने आती हैं। सरकार का मच टॉक्ड ऑफ टॉमिंग जिसको लेकर की जाती थी, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में आप सब सुनकर हैरान होंगे, 54 करोड़ रुपए बच्चों पर खर्चे गए, 150 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए हैं। हैप्पीनेस उत्सव में 20 करोड़ रुपए खर्चे गए और 28 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चे गए, और देश के मेंटर पर अध्यक्ष जी 2 करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद 26 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्चे गए। देशभक्ति उत्सव में 12 करोड़ रुपए खर्चा कार्यक्रम पे और 22 करोड़ रुपए फिर विज्ञापन पे। जितनी तह में जा रहे हैं, हर विभाग में, हर चीज में ऐसी ग्लेयरिंग मिसअप्रोप्रिएशंस और ऐसी ग्लेयरिंग कमियां दिख रही हैं, जिसके कारण इस बात की चिंता होती है कि कैसे पिछले 12 सालों में इस झूठ, फरेब और मक्कारी की सरकार ने यहां पर बैठकर दिल्ली की जनता के खजाने को लूटने का काम किया है। हम अध्यक्ष जी उस संस्था से आते हैं जिसका हमेशा का सिद्धांत है, सीढ़ी के अंत में बैठे हुए व्यक्ति का अंत्योदय हमारा हमेशा का सिद्धांत है। चाहे हम 2 सीटों पर रहे हो, चाहे आज हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं, इसलिए हम इसे अपना दायित्व मानते हैं कि इन विषयों को तुरंत से तुरंत गंभीर चर्चा के साथ बाकी रिपोर्ट्स को भी टेबल किया जाए, ताकि दिल्ली की जनता का, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और देश ने देखा है कि ये खुला ऐलान है, जिसने जनता का लूटा है उसे जनता का लौटाना होगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से कहा है। इसलिए जिसने दिल्ली की जनता का लूटा है उसे दिल्ली की जनता का लौटाना होगा। मुझे इस पवित्र सदन में अपनी बात रखकर यह आग्रह करने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सीएजी पर की रिपोर्ट जो पेश हुई है, इस पर जो सदस्य भाग लेना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सदस्यों की सूची आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं पर आज स्थगित करते हुए और 27 तारीख को इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभिभाषण पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यह सदन दिनांक 25 फरवरी 2025 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। श्री हरीश खुराना जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा के जी माननीय जो मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और आपके माध्यम से सारे सदन को, आज जो मेरे देश के प्रधानमंत्री, ये जो लोग अभी नौटंकी करते गए यहां से, जिन कातलों को ये बचाने की कोशिश करते थे अब तक, अभी सज्जन कुमार को, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी बनाई थी, उस दूसरे केस में उम्र कैद की सजा अभी कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी साथियों का। ये 1984 के सिख कातलों को बचाते थे, इन्होंने जगदीश टाइटर के केसों को रोक कर रखा, इन्होंने सज्जन कुमार की फाइलों को रोक कर रखा, इन्होंने बार बार उन लोगों को कातलों के साथ हाथ मिलाया, उनके साथ जाके चुनाव लड़ने का काम किया, और आज आके ये ड्रामे नौटंकियां करते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, जगदीश टाइटलर को बचाने का काम इन्होंने किया था, सज्जन कुमार को बचाने का काम इन्होंने किया था, और मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो एसआईटी बनाई थी, आज उसके चलते दूसरे केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है, जिसके लिए मैं जहां भारत की सरकार का वहीं जुडिशरी का धन्यवाद करता हूं, जो हमें इंसाफ देने का काम किया है। धन्यवाद। अभी जो प्रस्ताव आया है सदन के समक्ष, उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर, उस पर चर्चा होगी, और माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और उसको पारित किया जाएगा। अतः सदन के शेष कार्यों को निपटाने के लिए सदन की बैठकों को 2 दिन के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है।
इस संबंध में सदन कृपया अपनी सहमति दे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के इस प्रथम सत्र की बैठक शुक्रवार, चूंकि सदन की बैठक बढ़ाई जा रही है और कुछ बैठक सरकार के माध्यम से ऐसी रखी गई है, क्योंकि पहले से 28 तारीख को सदन नहीं था, तो सिर्फ 28 तारीख वाले दिन सदन 2 बजे लगेगा और 3 मार्च यानी कि मंडे को सदन वही 11 बजे आयोजित किया जाएगा। सदन अपनी सहमति दे तो इसको मैं कार्रवाई को सहमति है, सदन सहमत है। अतः प्रथम सत्र की बैठक शुक्रवार 28 फरवरी 2 बजे और सोमवार 3 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे से आयोजित की जाएगी। और ये जो हमारा अभिभाषण, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा है, ये प्रस्ताव जो है इस पर चर्चा होगी 28 तारीख को, और 27 तारीख को जो आज हमने सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा को स्थगित किया है, वो बाकी चर्चा 27 को होगी। इसके अलावा मेरे पास सूचना आई है कि प्रवेश वर्मा जी एक प्रस्ताव यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, हम सभी जानते हैं कि जो अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें दिल्ली की जनता ने विकास के लिए हमको वोट किया है। जो 11 साल का शासन उन्होंने देखा और जिस तरीके से ना केवल सदन की, विधानसभा की सारी मर्यादाओं को तार-तार किया गया, बल्कि पूरी दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आज वो दिल्ली की जनता ने, जिनको इतना, आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन दिया था, आज उन्होंने उनको सत्ता से बाहर किया। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि हम आज यहां पे सत्ता में बैठे हैं, हम भी अगर कोई गलती करते हैं तो आप हमें भी टोकिए, मगर ये सदन रूल बुक से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। कोई अगर इसकी उल्लंघना करता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, मगर जिस तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान में यहाँ पर जो शोर शराबा हुआ, यहाँ पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया गया, ना ये लोगों ने 11 साल काम किया और ये अभी भी इसी भावना के साथ में कि दिल्ली में कोई विकास ना हो, कोई हमारी यमुना माँ की सफाई ना हो, कोई पानी साफ ना आए, कोई विकास का काम ना हो, अभी भी ये लोग हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसलिए माननीय सभापति जी, माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान अमर्यादित व्यवहार को लेकर विपक्ष के सदस्यों पर कड़ी और कठोर कार्रवाई हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं, और उसमें विपक्ष के जो सदस्य यहां पर शोर मचा रहे थे, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनके मैं नाम लेना चाहता हूं। आले मोहम्मद इकबाल, जुबेर रहमान, अनिल झा, अजय दत्त, गोपाल राय, इमरान हुसैन, जर्नैल सिंह, कुलदीप कुमार मोनू, मुकेश अहलावत, प्रेम चौहान, पुनर्दीप सिंह साहनी, परवेश रतन, राम सिंह नेताजी, संजीव झा, सई राम, सोमदत्त, वीर सिंह दिंघान, सुरेंद्र कुमार, विशेष रवि, वीरेंद्र सिंह काद्यान और आतिशी, ये सभी के खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभय वर्मा जी प्रस्ताव के। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंत्री महोदय प्रवेश वर्मा जी के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप कल अध्यक्ष चुने गए और कल जो आपने विवेक का परिचय दिया
जिस प्रकार से सदन के पहले दिन विपक्ष के सदस्यों ने जिस प्रकार से हंगामा मचाया, और छोटी सी बात थी ही नहीं, लेकिन उसको बात बना के सदन का माहौल खराब किया। फिर भी कल आपने पहले दिन होने के नाते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। सदन की मुख्यमंत्री महोदया बहन रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को हृदय से बधाई देता हूं कि जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, एक एक मिनट दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं और लगातार अच्छे संदेश लोगों के तरफ से मिल रहा है। मैं इस सदन में भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी प्रकार जो दिल्ली की जनता पिछले 11 वर्षों से त्रस्त थी, बहुत जल्द अच्छे संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से देश के इस विषय पर आइए। मैं आ जाता हूं सर, पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए मैं तो सबको ये क्योंकि प्रस्ताव है, हाँ, उसकी एक मर्यादा होती है प्रस्ताव की। ठीक है, मैं प्रस्ताव पे सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूं। सर, आज सुबह जो हुआ, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिवस होगा, क्योंकि ये सरकार नई चुन के आई है, पहला सत्र चल रहा है और विपक्ष के साथियों ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि एक बार सरकार के कामकाज को देख लें। कल जो हंगामा किया, एलजी साहब के अभिभाषण में इतना जबरदस्त हंगामा, और मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष महोदया ने इशारा कर करके क्रमबद्ध 2-2 मेंबरों के द्वारा हंगामा कराने का प्रयास किया गया, और जिस प्रकार से एलजी साहब के अभिभाषण को डिस्टर्ब किया गया, वो हमारे कानून के किताब में, अध्यक्ष जी चाहे तो ये दिल्ली विधानसभा जो चलता है उसके कानून के किताब में शेड्यूल 5 रूल 6 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, और वो स्पष्टता ये है कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार संहिता, जो कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर्स के होने चाहिए, इसको इस रूल बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये 6 में कहता है, यदि कोई सदस्य सदन में माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण को अवरुद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण से पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद, जब माननीय उपराज्यपाल सदन में उपस्थित हों, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा। अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य या सदस्यों की ओर से पूर्णतः अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानना माना जाएगा। सर, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस उन्होंने किया है आज, और जिस पर तदुपरांत किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा विचार किया जाएगा। तो मैं अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि हाउस इनके इस कंडक्ट पे विचार करे और कम से कम 3 सीटिंग, आने वाले 3 सीटिंग के लिए इनको निलंबित किया जाए, क्योंकि ये सदन की शुरुआत है। कानून से सदन चलना चाहिए। अगर कानून का पालन किया जाएगा तो भविष्य में हर सदस्य कानून के हिसाब से सदन में व्यवहार करेगा। इसलिए प्रवेश जी का जो प्रस्ताव आया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वो रूल बुक के अनुसार इनको अगले 3 दिनों, इंक्लूडिंग टुडे, 3 दिन होंगे इंक्लूडिंग टुडे, आज का दिन मिला के 3 वो अध्यक्ष जी आपके ऊपर है। हम तो आगे के 3 दिनों के लिए मांग कर रहे हैं, बाकी हाउस विचार करे और निर्णय ले। रविंद्र इंदिरा जी इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय सभापति जी, जिस रूप से आज सदन के अंदर बाबा साहब का अपमान और सदन का अपमान हुआ, और आज सुबह उपराज्यपाल के अभिभाषण के तहत मर्यादाहीन व्यवहार हुआ विपक्ष के द्वारा,
वो बड़ा दयनीय है। इसलिए मैं आदरणीय प्रवेश वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर कठोर से कठोर निर्णय लेकर इनके व्यवहार के तहत इनको दंडनीय वो सदन से बाहर किया जाए। धन्यवाद। जो प्रस्ताव यहाँ पर आया है इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि अमर्यादित व्यवहार था और जानबूझकर सदन के गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। यह व्यवहार उसी प्रकार की अराजकता का व्यवहार था जिस प्रकार से कल किया गया। और चूंकि आज सीएजी की रिपोर्ट सदन में आनी थी और विपक्ष के पास मुंह छुपाने के अलावा मुझे लगता है इस पूरी परिस्थिति में अगर मैं इस कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उन्होंने ये रास्ता चुना। पीड़ा है, हम जब इस सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी तो इस सोच के साथ यहां पर उपस्थित हुए कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के सदन की कार्रवाई को सहयोग से चलाएगा और दिल्ली की जनता के विषयों पर चर्चा होगी। आज एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया है। ऐसे में विपक्ष यहां उपस्थित होता तो इस चर्चा का महत्व और बढ़ सकता था। इस प्रस्ताव में आज की जो कार्रवाई थी, जो तुरंत स्थिति को काबू करने के लिए, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है कि उपराज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करते हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाया। लेकिन अभी जो श्री प्रवेश वर्मा जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया सदन के सामने, जो इस प्रस्ताव में अपना अनुमोदन करते वक्त अभय वर्मा जी ने सदन के समक्ष कुल 3 दिन की कार्रवाई के लिए यह प्रपोजल रखा है, इंक्लूडिंग टुडे। ये प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूं कि विपक्ष के सदस्य जिनके नाम यहां पर पढ़े गए वो कुल 21 सदस्य हैं। उनकी सूची प्रवेश जी से मैं कहूंगा कि मुझे उपलब्ध करा दें। उनके प्रस्ताव में जो 21 नाम हैं उन सभी सदस्यों के खिलाफ ये सदन प्रस्ताव के रूप में यहां पर, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? से शोर मचा रहे थे तो 21 एक सदस्य नहीं, अच्छा एक नहीं आए थे, एक एब्सेंट थे। अमानतुल्लाह खान जो है वो एब्सेंट है। 21 सदस्य यहां पर उपस्थित थे। 3 दिन के लिए आज की पनिशमेंट को साथ में मिलाते हुए, आज की कार्रवाई को मिलाते हुए, यानी कि 25, 27 और 28 3 दिन के लिए ये प्रस्ताव है। जो इस प्रस्ताव के इनका सदस्यों का निष्कासन के लिए प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार हुआ। मैं सदस्यों के नाम एक बार पढ़ रहा हूं। आलिम मोहम्मद इकबाल, जुबैर अहमद, अनिल झा, अजय दत्त, गोपाल राय, इमरान हुसैन, जर्नैल सिंह, कुलदीप कुमार मोनू, मुकेश अहलावत, प्रेम चौहान, प्रवेश रत्न, पुनर्दीप सिंह साहनी, राम सिंह नेताजी, संजीव झा, सही राम, सोमदत्त, सुरेंद्र कुमार, वीर सिंह धिंगान, विशेष रवि, वीरेंद्र सिंह कादियान और सुश्री आतिशी जी। ये 21 सदस्य हैं जिनको 3 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है।
अब कल महाशिवरात्रि पर्व है। मान्य सदस्यगण, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस पावन पर्व पर ये कामना करता हूं कि भगवान शिव हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करें। आप सभी को एक बार फिर महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये सदन की कार्रवाई वीरवार दिनांक 27 फरवरी 2025 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।